जैसे कि माइक्रो आरएनए का क्या रोल रहता है कैंसर बायोलॉजी में। माइक्रो आरएनए का कैंसर बायोलॉजी में क्या रोल रहता है, इस बात को भी अब हम लोग को जानना है। माइक्रो का मतलब हो ही रहा है छोटा सा आरएनए। ये सिंगल आरएनए जो होता है वो मल्टीपल माइक्रो आरएनए भी क्या करता है, कैंसर को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या होता है कि एक छोटा सा माइक्रो आरएनए, एक माइक्रो आरएनए क्या कर सकता है, कैन रेगुलेट मल्टीपल टारगेट एमआरएनए। एक बार में कई सारे एमआरएनए को रेगुलेट कर सकता है। मतलब एक माइक्रो आरएनए कई सारे एमआरएनए को रेगुलेट कर सकता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक एमआरएनए एक से ज्यादा माइक्रो आरएनए के थ्रू रेगुलेट किए जा सकते हैं। दोनों बातें अलग हैं और दोनों बातें सही है, ध्यान लगाना है, क्योंकि खाली यही स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट। तो दोनों बातें सही है। एक बड़ा सा माइक्रो एमआरएनए है, एक बड़ा सा एमआरएनए है, बोला जा रहा है कि वो कई सारे माइक्रो आरएनए, ये माइक्रो आरएनए हो गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री मान लिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके एक्शन को, इसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। ऐसे यही माइक्रो आरएनए कोई दूसरा एमआरएनए आया, कोई दूसरा एमआरएनए आ रहा है, तो उसके एक्शन को भी ये कंट्रोल कर सकता है। यही दूसरे एमआरएनए के भी एक्शन को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी चीज, ये माइक्रो आरएनए यहाँ पर भी ऐसे ही इसी एमआरएनए पे कोई दूसरा माइक्रो आरएनए भी, कोई दूसरा माइक्रो आरएनए भी आकर के अटैच हो सकता है, कोई तीसरा माइक्रो आरएनए भी आकर के अटैच हो सकता है, जो भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और अटैच होकर के इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकता है, इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकता है। तो आप लोग क्या सोच समझेंगे कि कोई भी एक माइक्रो आरएनए, एमआईआरएनए क्या कर सकता है, मल्टीपल टारगेट एमआरएनए हो सकता है, किसी भी एक माइक्रो आरएनए के मल्टीपल टारगेट एमआरएनए हो सकते हैं। इसके अलावा एक सिंगल एमआरएनए का, एक सिंगल एमआरएनए का, एक सिंगल एमआरएनए का, सिंगल एमआरएनए कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय मल्टीपल माइक्रो आरएनए। एक सिंगल एमआरएनए मल्टीपल माइक्रो आरएनए से रेगुलेट किए जा सकते हैं। दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि ये पर्पल वाला देखो दो जगह रेगुलेट कर रहा था, तो दो एमआरएनए ऐसे 3, 4, 5 कई सारे एमआरएनए को रेगुलेट कर सकता है। इसके अलावा क्या होगा कि एक ही एमआरएनए मल्टीपल माइक्रो आरएनए से रेगुलेट हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर माइक्रो आरएनए किस तरह से रेगुलेट करते हैं। तो पहला क्या समझना है कि कैसे ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को रेगुलेट करने वाले हैं। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को रेगुलेट करने वाले माइक्रो आरएनए को ट्यूमर सप्रेसर माइक्रो आरएनए के नाम से हम लोग जानेंगे। ट्यूमर सप्रेसर माइक्रो आरएनए के नाम से हम लोग जानेंगे, जो ट्यूमर सप्रेसर माइक्रो आरएनए, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर माइक्रो आरएनए इनहिबिट्स ऑन्कोजीन्स, है ना, यह ऑन्कोजीन्स को इनहिबिट करते हैं, देयर बाय प्रिवेंटिंग अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। ट्यूमर को सप्रेस करने वाले माइक्रो आरएनए, बहुत ध्यान लगाना, ट्यूमर को सप्रेस करने वाले माइक्रो आरएनए का क्या मतलब बन रहा है यहाँ पर, ऐसे माइक्रो आरएनए जो ट्यूमर को सप्रेस कर देते हो, ट्यूमर को रोकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ट्यूमर को कॉज कौन करता है, तो पता चला सर ट्यूमर को तो ऑन्कोजीन करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसे माइक्रो आरएनए है जो ट्यूमर को सप्रेस करने वाले, सॉरी ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर होते हैं। तो ट्यूमर सप्रेसर का मतलब क्या हो रहा है कि ट्यूमर को जो कॉज करता है उसको सप्रेस कर देते हैं। फिर आपको खुद सोचना भाई ये ट्यूमर को कॉज कौन करता है, तो पता चला ऑन्कोजीन कॉज करते हैं। नाउ यू कैन से दैट कि ट्यूमर सप्रेसर माइक्रो आरएनए क्या करते हैं, ऑन्कोजीन को ही इनहिबिट कर देते हैं। और ऑन्कोजीन को अगर इनहिबिट कर देंगे तो ऑन्कोजीन अपना काम नहीं कर पाएगा, और ऑन्कोजीन का काम ही क्या होता है, सेल को प्रोलिफरेट कराना, सेल को मल्टीप्लाई कराना, है ना, ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एक माइक्रो आरएनए है MIR15A और MIR16 फर्स्ट, है ना, ये स्टार लगाओ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्रोमोसोम की लोकेशन दे दी गई है,
13th क्रोमोसोम क्यू 14.3 ये सिखाया गया था कैसे लोकेशन हम लोग रीड करते हैं, है ना। क्यू मतलब लार्ज आर्म हो गई, फिर बैंड हो गया, फिर रीजन हो गया। तो ये सारी चीजें सॉरी रीजन हो गया, फिर बैंड हो गया, ये पूरी चीजें बताई गई थी। तो ओवरऑल क्रोमोसोम की लोकेशन है। अच्छा एक बात ध्यान ये लगाना है कि ये हमको याद नहीं रखना है कि किस लोकेशन पे पाया जाता है, ये याद नहीं रखना है कहीं पर भी। कौन से जीन किस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, जैसे मेंडल वाला कभी जेनेटिक्स से पढ़ेंगे तो कौन सा करेक्टर किस क्रोमोसोम में पाया जाता है वो याद रखना रहेगा वहां पर, यहाँ पे सब नहीं याद रखना है। डिलीशन ऑफ दिस रीजन, देखा गया है कि ये अगर इस रीजन को डिलीट कर दिया गया है ना, इस रीजन को डिलीट कर दिया, इज कॉमनली एसोसिएटेड विद कॉमनली फाउंड इन क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया या प्रोस्टेट कैंसर या पिट्यूटरी एडिनोमा, है ना। इनमें देखने को मिला, इनमें ये देखने को मिलता है, ठीक है, इनमें ये देखने को मिल जाता है, ठीक है, इनमें ये देखने को मिलता है, इनमें ये देखने को मिलता है कि डिलीशन ऑफ दिस रीजन, पता चला कि कोई CLL है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया किसी इंसान को है, ठीक है, उसके अंदर कैंसरस सेल को देखा गया और कैंसरस सेल के क्रोमोसोम की स्टडी करी गई, तो पता चला कि ये रीजन, इसीलिए ये रीजन दिखाया गया है 13th क्रोमोसोम का, ये वाला रीजन एग्जैक्टली अगर देखा जाए पूरा पूरा, है ना, ये रीजन जो है ये रीजन ये 3 है ना, ये डिलीट देखने को मिल रहा था, ये दिख नहीं रहा था। तो इससे पहले फिर हमको क्या पता चला कि ये डिलीट हो गया, इसीलिए ये कैंसर हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल यही इसीलिए हुआ है, मतलब ये कैंसर को यही रोके हुए था, इसलिए हमने इसको बोला था कि ये ट्यूमर होने से रोक रहा है, ये कैंसर होने से रोक रहा है, इसलिए इसको हमने बोला था ये क्या है, ट्यूमर सप्रेसर है। मैकेनिज्म क्या हो रही है, डिलीशन ऑफ मिर, है ना, 15A या 16(1) को अगर हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं तो BCL2 का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। सर ये BCL2 क्या है? BCL2 एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है ना, जो एपोप्टोसिस होने से रोकती है, नाम से पता चल रहा है। एंटी एपोप्टोटिक का मतलब क्या होता होगा, एक ऐसी प्रोटीन जो एपोप्टोसिस होने से रोक रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी एपोप्टोटिक। तो BCL2 के एक्सप्रेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। देखो जो बढ़ गया हमने ग्रीन से दिखाया, जो घट रहा है वो रेड से दिखाया है। बताया क्या जा रहा है कि डिलीशन ऑफ MIR15A एंड 16(1) लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ या हाई एक्सप्रेशन ऑफ, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ BCL2। और BCL2 जो बार बार अभी आने वाला है, जैसे अभी एपोप्टोसिस पढ़ेंगे उसमें बार बार आने वाला है, तब वहां पर और अच्छे से बताएंगे BCL2 के बारे में ही। तो BCL2 का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। BCL2 का एक्सप्रेशन बढ़ जाने से क्या होता है, एपोप्टोसिस की रेट जो होती है वो कम हो जाएगी, एपोप्टोसिस कम, क्योंकि ये एंटी एपोप्टोटिक है। एपोप्टोसिस क्या होती है, एपोप्टोसिस होती है प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस क्या होती है, एपोप्टोसिस एक तरह की प्रोग्राम सेल डेथ, जिसमें हमारे अंदर हमारी बॉडी में सेल एक, है ना, वेल रेगुलेटेड हाईली रेगुलेटेड प्रोग्राम के तहत जिनकी डेथ की होती है ना, एक हाईली रेगुलेटेड प्रोग्राम से इनकी डेथ कराई जाती है। अब कोई ऐसी प्रोटीन जो एपोप्टोसिस को रोक दे उसको हम लोग बोलते हैं एंटी एपोप्टोसिस। एंटी एपोप्टोसिस, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन क्या करती होगी भाई, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन इसको कर होने नहीं देती होगी। इसको ना होना, एपोप्टोसिस ना हो पाना या प्रॉपरली ना हो पाना भी तो कैंसर की पहचान है। आपको शांत मन से यही सोचना है कि कैंसर कैसे कैसे हो सकता है जीन लेवल पे, है ना। अभी जीन के नाम तो सोचना ही नहीं है, पहले तो ये सोचना कैंसर कैसे कैसे हो सकता है। तो कैंसर हो सकता है, एक तो आपका क्या है, एपोप्टोसिस जीन जो है वो काम करना बंद कर दे, वो काम नहीं कर पा रहा है, या प्रोटोऑन्कोजीन जो है, प्रोटोऑन्कोजीन वो ओवर एक्सप्रेस हो जाए, उसका एक्सप्रेशन ही बढ़ जाए, है ना। इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से आपको सोचना है कि प्रोटोऑन्कोजीन का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तब भी कैंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक है, ये तो पहले तो ये पता रहना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्या हो रहा है, अच्छा एक नई बात और आ गई कि एंटी एपोप्टोटिक बन गया, है ना, या तो एक और तीसरा तरीका एक और दिख रहा है, एंटी एपोप्टोटिक का भी ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो वो जा करके एपोप्टोसिस को रोक देगा, तो सेल मरेगी ही नहीं
जब सेल की डेथ नहीं होगी तो सेल लगातार मल्टीप्लाई करती चली जाएगी, है ना। अब ये तो केवल ये जीन लेवल पे हो गया या जीन फैमिली लेवल पे हो गया। अब एक एक लेवल पे देख सकते हैं, जैसे टीलोमेरेज का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाए, ओवर एक्सप्रेशन, जैसे कल हमने वीडियो में पढ़ाया था एक, है ना। तो बी सेल प्रोलिफरेशन, टीलोमेरेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो उसको जरा जो लोग नहीं पढ़े वो देख करके जाएंगे जरा अच्छे से, 50 मिनट की वीडियो थी वो, तो जो नहीं पढ़े वो देख करके जाएंगे, टीलोमेरेज से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बी सेल प्रोलिफरेशन, एपोप्टोसिस हो नहीं रहा है तो बी सेल का प्रोलिफरेशन जो है वो बढ़ गया, और बी सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है तो एक ल्यूकेमिया होती है, लिम्फोक्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, CLL डिजीज होती है। तो हम लोग को ये पता चला कि देखिए कैसे ये मिर 15A और मिर 16A एक माइक्रो RNA बनाता होगा जो जा करके है ना, जो जा करके कैंसर को रोकता होगा, ट्यूमर को रोक पाता होगा। लेकिन जैसे ही हमने इस रीजन को डिलीट कर दिया, ये mRNA बनना भी बंद हो गया, या माइक्रो RNA बनना बंद हो गया, और माइक्रो RNA बनना बंद हो गया तो एपोप्टोसिस जो हो गई वो बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है, सॉरी, एपोप्टोसिस घटना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ गई, एंटी एपोप्टोटिक जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस बढ़ गई। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बतलाएं। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना। देखो बहुत सारे जीन्स हैं, बहुत सारा, जब पढ़ने बैठोगे तब आपको इजी लगने लग जाएगा, फिर अब उसको सुलझाना है। कई सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जैसे कि कैंसर, थोड़ा सा एपोप्टोसिस, ज्यादा नहीं, है ना, सेल बायोलॉजी में ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा कि बहुत सारा ये मेसी सा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि एक जाल में, नेटवर्क में उलझ गए हैं, जी समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब उनको सुलझाना है, तो सुलझाने के लिए हमने दो लोगों को ड्यूटी पे लगा रखा है, निशा जी है और एक सप्तऋषि भाई है ना। उनको जीन्स को सब एक जगह पे लिख लेना है, फिर उनको याद कर लेना है। काम करने का तरीका, फिर जब शॉर्ट में, जब सरल किसी चीज को सरलता से सोचने की कोशिश करेंगे, तुम्हें लगेगा सब कुछ सरल हो चुका है ना। फिर उसमें हम लोगों को सिर्फ ये लगा के, दिमाग लगा के चलना है कि कोई जीन ट्यूमर सप्रेसर है या प्रोटोऑन्को है। ट्यूमर सप्रेसर है तो एक ही अगर जीन रहेगा, एलील रहेगा तब भी काम होता रहेगा, ट्यूमर सप्रेस होगा। लेकिन प्रोटोऑन्को जीन है तो उसके केस में अगर एक पे भी म्यूटेशन हो जाएगा तब भी म्यूटेशन हो गया, और ओवरऑल वहां पर जो भी हम लोग बोल सकते हैं कि कैंसर कॉज हो चुका है। तो ये मोटा मोटी एक कंसेप्ट है। और फिर जीन्स के बारे में देख लेंगे, कोई जीन क्या करता है, फिर पूरी मैकेनिज्म तो अपने मन से याद आ जाएगी। बस जो जो मैंने बोला है वो लिख लिख करके आपको देखना है ना, बार बार लिखना है। तो अगर एक बार इसको फिर से हम लोग सोचे, इस बात को एक बार फिर से हम लोग इस बात को सोचे, क्या सोचते हैं कि किस तरह से मिर 15A और 16-1 कैंसर को प्रमोट करता है। मान लिया गया कि कोई क्रोमोसोम है ना, कोई क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम का नंबर है 13। तो उस 13th वाले क्रोमोसोम पे क्या पाया जा रहा है, उस 13th नंबर के क्रोमोसोम पे क्या पाया जा रहा है, ठीक है। 13 नंबर के क्रोमोसोम पे कोई एक रीजन पाया जा रहा है, उस रीजन से छोटा सा RNA बन रहा है ना, छोटा सा RNA बन रहा है। वो RNA क्या कर रहा है, वो RNA क्या कर रहा है, BCL2 के एक्सप्रेशन को कम कर देता है। कैसे एक्सप्रेशन को कम कर देता है? पता चला BCL2 जो बन रहा है बड़ा सा, ये जाकर के उससे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर दे रहा है, या और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, उनसे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर देगा। तो अब BCL2 का जो mRNA है वो अपना काम कर नहीं पाएगा, BCL2 का mRNA जो है वो अपना काम कर नहीं पाएगा, जिससे BCL2 का लेवल कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, आप लोग खुद ही सोचिए, लगातार कम होता चला जाएगा, BCL2 का लेवल कम होता चला जाएगा। अब BCL2 था क्या, BCL2 mRNA जो है वो अगर प्रोटीन बनाता तो BCL2 प्रोटीन बनती, और BCL2 प्रोटीन करती क्या, BCL2 प्रोटीन क्या करती है, एपोप्टोसिस को रोकती है। चूंकि एपोप्टोसिस को रोकती है, चूंकि अब इसका लेवल कम हो गया, इसका लेवल कम रहेगा तो ये एपोप्टोसिस को नहीं रोक पाएगी। एपोप्टोसिस एज इट इज, इसका लेवल कम है तो ये एपोप्टोसिस को नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। और एपोप्टोसिस को रोक नहीं पाएगी तो मतलब एपोप्टोसिस होती रहेगी।
ये तो हो गई नॉर्मल, ये पूरी कहानी नॉर्मल में चल गई। लेकिन लेकिन हुआ क्या, किसी कारणवश ये माइक्रो आरएनए वाला ही डिलीट हो गया, है ना। किसी कारणवश क्या हुआ, ये जो माइक्रो आरएनए वाला था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, है ना। ये रीजन ही डिलीट हो गया। और अगर ये रीजन डिलीट हो गया, है ना, पहले इसको साफ करके रखते हैं यहाँ से। ठीक है, ये रीजन किसी कारण से डिलीट हो गया। तो अगर ये रीजन किसी कारण से डिलीट हो जाएगा, मान लिया ये डिलीट कर दिया हमने, डिलीट हो गया, तो ये माइक्रो आरएनए बनेगा नहीं। अगर ये माइक्रो आरएनए बनेगा नहीं तो ये एमआरएनए एज इट इज को बढ़िया झूम करके अपना काम करेगा। खूब सारी BCl2 बनने लग जाएगी, खूब सारी BCl2 बनने लगेगी, और BCl2 बनेगी तो ये ओवरऑल एपोप्टोसिस को जाकर के रोक देगी। जो खत्म हो रहा था वो होने लग जाएगा। और एपोप्टोसिस अगर होने लग जाए, रुक जाएगा, एपोप्टोसिस रुक जाएगा, है ना, एपोप्टोसिस अब हो नहीं पाएगा, ये BCl2 क्या करेगा, एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देगा। तो एपोप्टोसिस अगर हो नहीं पा रहा होगा तो सेल मरेगी नहीं, सेल की डेथ नहीं हो पाएगी, और सेल की डेथ नहीं हो पाएगी तो सेल का नंबर लगातार बढ़ता चला जाएगा और कैंसर होगा। वो कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, उस कैंसर का नाम है CLL। अब बतलाइए भाई, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट होता है BCl2 mRNA, है ना। इसका टारगेट क्या है, BCl2 mRNA, मैंने अभी दिखाया, BCl2 mRNA के साथ में जाकर के ये बाइंड करता है। रिमेंबर मिर15A और 16(1) नॉर्मली सप्रेस BCl2, नॉर्मली तो ये BCl2 को सप्रेस करता है। Therefore they act as a tumor suppressor micro RNA, इसलिए ये ट्यूमर सप्रेसर माइक्रो आरएनए की तरह काम करते हैं। ट्यूमर को सप्रेस करने वाले एपोप्टोसिस को, ट्यूमर कैसे होता है, मान लिया कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन है उसमें 10 सेल थी, है ना, अब वो 10 से 15 होने लग गई। तो अगर 10 से 15 होने लग गए तो तुरंत ही एपोप्टोसिस की जिम्मेवारी बनती है कि वो 10 से 15 होने वाली सेल, वो 10 से जो सेल 15 की राह चल चुकी उनको मार दिया जाए और फिर से उनको 10 पे ले आया जाए, है ना। तो ये काम एपोप्टोसिस कराएगी। अब हुआ क्या कि ये काम एपोप्टोसिस कराएगी। अब हुआ क्या, कोई बाहर से चला आ रहा है और वो बाहर से आकर के ये जो स्टेप हो रहा है ना 10 से 15 के बाद में, ये वाला स्टेप, ये वाला रखते हैं BCl2, है ना, ये स्टेप को रोक दे रहा है कि ये हो ही ना पाए। 10 से 15 जो बननी वो 10 से 15 ना बन करके 15 से 20 और 20 से 25 बनती चली जाए। ठीक है, तो इसी तरह से हो जाएगा ये कहानी। ठीक है, अब एक और फैमिली है लेट7 फैमिली। लेट7 फैमिली क्या है, ये डाउन रेगुलेट हो जाती है ना, डाउन रेगुलेटेड इन कैंसर, लंग कैंसर। जैसे वहां पर भी डाउन रेगुलेशन ही देखा जाए, डाउन रेगुलेशन तो नहीं बोला जाए, वहां पे डिलीशन हुआ है, यहाँ पे डाउन रेगुलेशन हुआ है। डाउन रेगुलेशन का मतलब जो माइक्रो आरएनए लेट7 बनता था नॉर्मली वो नहीं बन पा रहा, वो कम बन पा रहा है। और ये देखा गया है किस केस में, लंग्स कैंसर में, कॉलन कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में और ओवेरियन कैंसर में, है ना। ये इन केसेस में इनको भी देखा गया है। अच्छा, ध्यान ये लगाना है कि थोड़ा सा पढ़ करके बहुत सा खतरनाक नहीं हो जाना है। मैंने कल भी ये चीज सिखाई थी कि अगर किसी जगह पर कोई एक कारण है, कोई एक कैंसर का, तो जरूरी नहीं सिर्फ वही कारण, क्योंकि मान लिया ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं हम लोग, तो ब्रेस्ट कैंसर के हमने और भी कारण पढ़ा है कि इसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो होता क्या है कि शुरुआत किसी एक कारण से हो जाती है, और अगर वो होने लग गया तो फिर और भी कई कारण एक्टिवेट हो जाएंगे उसके साथ साथ। तो इसीलिए बोलते हैं ना, जितनी लेट स्टेज आती जाएगी कैंसर के केस में, ट्रीटमेंट उतना मुश्किल हो जाएगा, ट्रीटमेंट उतना मुश्किल हो जाएगा। पता चला कि एपोप्टोटिक भी काम नहीं कर पा रहा है पाथवे, और ऑन्को जो प्रोटो ऑन्कोजीन है उसका भी हाइपर रेगुलेशन हो गया। अब तुमने कोई बाहर से, मान लिया गया कि आपने कोई बाहर से एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कराने की कोशिश करी, तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन करा रहे हो मिथाइलेशन से। अब मिथाइलेशन कराते समय, है ना, मिथाइलेशन करा रहे हो तो वो मिथाइलेशन तो ऑन्कोजीन पे प्रोटो ऑन्कोजीन के साथ भी काम करेगा और एपोप्टोटिक जीन के साथ काम करेगा। अब एक को करना चाहिए था ऑफ, एक को करना चाहिए था ऑन, लेकिन वो पता चला कि दोनों को ऑन कर दिया, तो दोनों को ऑन तो कर दिया, दोनों को ऑन कर दिया, तो एक तो दरवाजा बंद कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा दरवाजा उसने ऑन करके खोल भी दिया, तो पता चला ट्यूमर को सही होना चाहिए था और तेजी से होने लग गया, या दूसरा दरवाजा भी खुला हुआ है तो वो सही नहीं हो पा रहा
है ना। तो इसीलिए जितनी लेटर स्टेज होती है उसको ट्रीट कर पाना उतना मुश्किल होता जाता है। बोला जा रहा है कि लॉस ऑफ लेट 7 हो गया, जिससे क्या हुआ, रैस है ना, HMGA2 या मिक का फॉर्मुलेशन बढ़ गया, मिक की सिंथेसिस बढ़ जाती है। एक्चुअली में फिर लॉस ये क्या करते होंगे, इनके mRNA पे जाके जुड़ करके, इनके जो भी mRNA होते होंगे, है ना, इनका जो भी mRNA है उससे ऐसे जुड़ जाते होंगे। एक ही mRNA नहीं है, मैं किसी एक का मान सकते हो ये, है ना, किसी एक का, और उसके साथ कौन आके जुड़ जाता होगा, मान लीजिए लेट 7 वाला mRNA आके जुड़ा हुआ है, लेट 7 वाला mRNA आके जुड़ा हुआ है। तो लेट 7 वाला mRNA जैसे आके जुड़ जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये जो आपको इतना बड़ा सा येलो वाला mRNA है, ये जो है ये फर्दर जाकर के एक्सप्रेस हो नहीं पाएगा, और अगर ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा तो कैंसर नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या मेरे भाई हुआ क्या कि ये लेड बन ही नहीं पा रहा, इसका डाउन रेगुलेशन हो गया, इसका लॉस हो गया है। लॉस हो गया तो इसको हटा दे, लॉस हो गया तो हुआ क्या, फिर इसका एक्सप्रेशन जो हमने रोक रखा था वो रुक नहीं पाएगा, अब तो इसका एक्सप्रेशन होना ही होना है। तो अब इसका एक्सप्रेशन होने लग जाएगा। अब जो खत्म लग रहा था प्रोसेस, वो खत्म ना होकर के वो स्टार्ट हो जाएगा, एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा, और एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा तो सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगा, सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगा और ट्यूमर हो जाएगा। सिंपल कहानी, सिंपल ऐसी कहानी है यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल माइक्रो आरएनए में हमको एक चीज ये पता चली, माइक्रो आरएनए किसी mRNA से जाकर के जुड़ जाते हैं, माइक्रो आरएनए किसी mRNA से जाकर के जुड़ जाते हैं, और उस mRNA को, ठीक है, सोचो क्या हो रहा है, माइक्रो, अब इस पूरी बात को कंक्लूड करने जा रहे हैं। माइक्रो आरएनए क्या करते होंगे, माइक्रो आरएनए क्या करते हैं मेरे भाई, किसी mRNA के साथ जाकर के, किसी भी mRNA के साथ जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करके, है ना, उसके एक्सप्रेशन को रोक देते हैं। एक्सप्रेशन को रोकने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें एक तरीका अभी मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्रेशन को रोक देते हैं, ये नॉर्मल हो गया। एक्सप्रेशन को रोकने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें एक तरीका ये भी होता है कि कई सारे लिटिक एंजाइम को वो इनवाइट कर देते हैं कि आइए साहब, माइक्रो आरएनए जैसे mRNA को पकड़ लेता है, तुरंत ही लिटिक एंजाइम को इनवाइट करता है कि आइए, ये डबल स्टैंडर्ड जो mRNA बन गया है, डबल स्टैंडर्ड mRNA को सेल बड़ी गलत निगाह से देखता है, तुरंत आके उसको तोड़ देता है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि ये mRNA अपना काम नहीं कर पाता है। अब ये माइक्रो आरएनए के काम करने की स्ट्रैटेजी हो गई। अब अगर ये mRNA कोई भी हो सकता है, ये mRNA सोचो, ये mRNA अगर ऑन्कोजीन का हो, मान लिया कोई ऑन्कोजीन है, ठीक है, अगर ऑन्कोजीन का ये mRNA हुआ तो क्या होगा भाई, खुद सोचो, है ना, सोचना जाता है। ऑन्कोजीन का mRNA है, मतलब कोई एक ऐसा जीन है जो कैंसर, जिससे बनने वाली प्रोटीन कैंसर को प्रमोट करती है। मैं प्रोटो ऑन्को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल होश में बोल रहा हूँ, ऑन्कोजीन का है, ठीक है, मैं फिर से बिल्कुल होश में बोल रहा हूँ कि ये क्या है, ये ऑन्कोजीन का है ना, ये क्या है, ये ऑन्कोजीन के लिए है। तो हो क्या रहा है कि अगर मान लिया ऑन्कोजीन का mRNA के साथ ये जाके बाइंड कर पाएगा, तो पता चलेगा कि ऑन्कोजीन का mRNA जो है वो काम कर ही नहीं पा रहा है, तो मतलब कैंसर जो है वो ठीक हो गया, यहाँ पे तो कैंसर ठीक हो गया। खुद सोचो, ऐसे लगाना, खुद से ही सोचना है, बना करके खुद सोच रहा। मान लो अगर यही प्रोटो ऑन्कोजीन का होता, अगर यही प्रोटो ऑन्कोजीन के लिए होता, तब क्या होता सोचो। तो प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करता, उसका एक mRNA आता है ना, उसके mRNA के साथ इसका माइक्रो आरएनए को जुड़ जाता, तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन अपना काम ना कर पाता। भाई अगर प्रोटो ऑन्कोजीन अपना काम नहीं कर पाता तो क्या सेल साइकिल सही से चल पाती, सेल साइकिल, कैंसर तो बेशक नहीं होता लेकिन सेल साइकिल काम नहीं कर पाती। तो ये भी दिक्कत वाली बात है। मान लिया गया कि कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मान लिया गया कि कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन है, कोई एक जीन है जिसका mRNA बनता है जो ट्यूमर से रोकता है, उसके साथ जाकर के बाइंड कर गया, है ना, उसके साथ जाकर के ये माइक्रो आरएनए बाइंड करा है, और माइक्रो आरएनए उसके साथ बाइंड कर दिया, तो अब ट्यूमर सप्रेसर अपना काम नहीं कर पा रहा है। भाई अगर ट्यूमर सप्रेसर अपना काम नहीं कर पाएगा, मतलब ट्यूमर सप्रेस नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा फिर, अगर ट्यूमर सप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, अगर ट्यूमर सप्रेस ही नहीं होगा तो क्या होगा, कैंसर होगा, कैंसर हो जाएगा। बोलिए, देखिए किस तरह से माइक्रो आरएनए अलग अलग तरह के जीन के साथ में जुड़ करके काम कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग से है
कि अगर यही माइक्रो आरएनए एपोप्टोटिक जीन के साथ जाके जुड़ जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, सोच के बताओ। अगर यही माइक्रो आरएनए एपोप्टोटिक जीन के एमआरएनए से जुड़ गया हो तो क्या होगा, कैंसर होगा। कॉपी पेन का यूज करें भैया, हवा में मत बोले, हवा में बिल्कुल ना बोले। कैंसर होगा तो थम्स अप, कैंसर नहीं होगा तो थम्स डाउन। देखते भाई, ठीक है। निशा जी ने अभी तक आंसर दिया है, और लोग भाई जवाब दे। दिव्यांशु बताओ भाई। ठीक है, मान लिया एपोप्टोटिक कोई जीन है, तो वो एपोप्टोटिक जो एपोप्टोसिस करवाता हो, उससे बनने वाले एमआरएनए के साथ अगर माइक्रो आरएनए आके जुड़ गया तो एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी, और अगर एपोप्टोसिस डेथ नहीं होगी तब भी कैंसर होगा, ट्यूमर होगा। ऐसे ही आप और सोच सकते हो, एंटी एपोप्टोटिक वाले एमआरएनए के साथ जुड़े। तो ये तो मैंने सिर्फ दो का बताया है ना। ऐसे आप सिर्फ दो का यहाँ पे बताया गया कहानी, ऐसे आप हर कहीं पे सोच सकते हो। जैसे जैसे सोचते चले जाओगे ना, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो जो सेल बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, वो सोचने का बहुत सारा है, उसमें खूब सोचना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आप लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताए, समझ में आ गया है तो बताए। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस आधा घंटा और पढ़ना है। फिर थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे जिनका एग्जाम है उनको कैसे क्या करना है। ठीक है, अगला क्या है, आंकोजेनिक माइक्रो आरएनए। देखो, आंकोजेनिक माइक्रो आरएनए क्या होंगे। आंकोजेनिक माइक्रो आरएनए प्रमोट कैंसर बाय इनहिबिटिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन को प्रमोट कर कैंसर प्रमोट करेंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन को। जो ऐसे माइक्रो आरएनए जो आंकोजेनिक हो, जो क्या करते हो, कैंसर कॉज कर देते हो, है ना। तो कैसे कैंसर कॉज करेंगे, जो कैंसर को रोकने वाले हैं उनको रोक करके। कैंसर कॉज होने के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से तरीके हैं। देखो, कैंसर होने के एक दो तरीके दिखे हम लोग को, है ना। एक ट्यूमर सप्रेसर जीन को रोक करके, और एक अपोप्टोटिक को रोक करके, है ना। तो वही लिखा हुआ है, ट्यूमर सप्रेसर को इनहिबिट करके किया जा सकता। कुछ नया थोड़ी नहीं लिखा हुआ है, आसान हो गया। ऐसे ही सुलझाना है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक जब आएंगे आपको लगेगा बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारा देख के भागना नहीं। जब सुलझा लोगे तब तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो एक पेज का है। मैं अभी नोट्स मेरा रखा नहीं हुआ यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैंने कैंसर को लास्ट में आधे पेज में कंक्लूड करके रखा है। और वैसे ही करूंगा, लेकिन अभी कुछ नया अपडेट आया तो वो भी ऐड कर रहा हूँ। फिर लास्ट में इसको अपडेट करके आधे पेज में कंक्लूड करके दूंगा आपको एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि माइक्रो आरएनए 21, माइक्रो आरएनए 155, माइक्रो आरएनए 1792 क्लस्टर, 17 से 92 के बीच के क्लस्टर है ना। ये 17 और जो 92 ये सब है क्या, ये सब एस वैल्यू है ना, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है सबका। ओवर एक्सप्रेस्ड इन ग्लियोब्लास्टोमा, ये ग्लियोब्लास्टोमा में इनका देखा गया है कि ये जो आंकोजेनिक माइक्रो आरएनए है वो ग्लियोब्लास्टोमा में बहुत देखने को मिला। देखो, ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका एक्सप्रेशन बढ़ गया, लंग कैंसर में भी इसका एक्सप्रेशन ज्यादा है, पेनक्रियाटिक में भी ज्यादा है, कोलन में भी ज्यादा है। ये सब भी याद नहीं रखना होता है, ये सब याद नहीं रखना होता है ना। याद क्या रखना है, जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा, अब वो आई कैंसर, आंखों में कैंसर करता है, तो उसमें भी याद क्या रखना है, रेटिना के नाम से पता ही चल रहा है। ठीक है, P53 और माइक्रो आरएनए का क्या संबंध है, इस चीज को समझ लेना है हमें। P53 और माइक्रो आरएनए, बोला जा रहा है डीएनए जो है वो डैमेज होता है। इस डैमेज डीएनए को देखते ही P53 गार्जियन है, वो डीएनए डैमेज को पहचानता है कि भैया डैमेज हो रहा है। जैसे गार्जियन का क्या मतलब होता है, गार्जियन का क्या काम होता है, जब कोई आप काम अच्छा कर रहे हो आपको रोक दे कि अरे आप काम अच्छा कैसे कर सकते हो, आप मूवी देखने कैसे जा सकते हो, आप खुश कैसे रह सकते हो, है ये काम है गार्जियन का। ऐसा तो है नहीं। गार्जियन का काम क्या है भाई,
गार्जियन का काम यह है कि जब आप किसी गलत राह पे चल रहे हो आपको वो रास्ता दिखा देगा, आप चलते रहोगे। और अगर आप गलत राह पे चल दिए तो वो आकर के आपको रोकेगा, वो आकर के आपको सही रास्ता दिखाएगा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे आपको चलना है। ठीक है, ये मेन काम है गार्जियन का। तो गार्जियन का ये तो मेन काम हो गया। अब डीएनए मान लिया डैमेज हुआ, तो गार्जियन जो है, गार्जियन ऑफ द जीनोम जो है, उसने डीएनए डैमेज को रीड किया और रीड करके वो एक्टिवेट हो गया, है ना। उसने क्या किया, MIR34 के एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया। और MIR34 के एक्सप्रेशन को जैसे उसने बढ़ाया, उसने क्या कर दिया, सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया कि भैया रुक जाओ, डीएनए अभी डैमेज्ड है। डैमेज डीएनए अगर है ना, मैंने पहले बताया थी अगर डीएनए डैमेज है तो पहले तो उसको सही कराओ। P53 तो बात की बात है, ध्यान लगाना, P53 बात की बात है। पहले तो अगर डैमेज है, डैमेज अगर हो गया है तो पहले उसको सही करने की कोशिश करिए, आप पहले सही करने की कोशिश करिए। अगर वो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू डीएनए को रिपेयर किया जा सकता है, इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी टू रिपेयर द डीएनए, है ना, देन इट शुड बी। और अगर नहीं हो सकता है, डीएनए रिपेयर हो ही नहीं सकता है, तो डीएनए अगर रिपेयर नहीं हो सकता तब P53 जागेगा कि भैया अगर आप इस तरह की सेल, इस डैमेज्ड डीएनए वाली सेल अगर हम पूरी सेल साइकिल करा दिए तो फिर उस सेल से बनने वाली आगे की सारी सेल्स फिर डैमेज डीएनए ही रखेंगी, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वो क्या करता है, वो माइक्रो RNA 34 का एक्सप्रेशन बढ़ा देता है। माइक्रो RNA 34, अच्छा ये नंबर भी याद रखने कोई बहुत जरूरी नहीं है ना। माइक्रो RNA 34 का बस पढ़ना है हर बार, जरूरी नहीं है का मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे अगर 50 बार तो 50 बार रिपीट करना है, प्रेशर नहीं देना दिमाग पे। ठीक है, MIR34 एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा, MIR34 के एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा, जो जाएगा सेल साइकिल के रेगुलेशन को, सेल साइकिल को अरेस्ट कर लेगा। वो करेगा कि क्या, वो क्या करेगा, जो भी साइक्लिन है, सीडीकेज वगैरह बनाने वाले आरएनएज हैं, उन सबको रोकेगा, उनको रोक करके सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा। और सेल साइकिल को रोक लेगा, प्लस ये भी करेगा एपोप्टोसिस, तब तुरंत ही, जैसे सेल साइकिल रुक गई है, एपोप्टोटिक जो अभी आगे एपोप्टोसिस पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे उसमें, एपोप्टोटिक जो सिस्टम है वो पहचानेगा, कहेगा अरे यार ये सेल साइकिल तो बहुत देर से रुकी हुई है, चलो इसको मार ही देता हूँ। तो एपोप्टोसिस एक्टिवेट होगी और सेल को मार देगा, सेल का सेनेसेंस हो जाएगा। ये काम करता है P53 और माइक्रो RNA मिल करके, माइक्रो RNA मिल करके। ठीक है, ये एक काम कर रहा है और इस तरह से कैंसर से बचाया जा रहा है। नोट, अब हुआ क्या यहाँ पर, रिमेंबर MIR34 और P53 दोनों मिल करके, है ना, दोनों मिल करके ट्यूमर से सप्रेस कर रहे हैं, है ना, रेगुलेटेड ट्यूमर सप्रेसर माइक्रो RNA, है ना। अब अगर पता चला कि सिग्नलिंग पाथवे, हाँ ये तो हो गया, माइक्रो RNA वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। क्या आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया आप लोग को, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और सोच के खुद से लिखने की कोशिश करिएगा इस तरह से। अब बताइए क्या भैया आप लोग को माइक्रो RNA समझ में आ गया, दिव्यांशु जी को आ गया समझ में। इंद्राक्षी जी रेगुलर रहना पड़ेगा भाई, मुझे याद है कौन कितनी देर, कौन लेट आ रहा है, इतने दिन में कौन कितनी बार एब्सेंट हो चुका है, मुझे सब पता है। उससे कुछ होगा नहीं, जब तक के बहुत ज्यादा सुपर जेन्युइन कारण ना हो आपकी लाइफ में, तब तक के एब्सेंट नहीं होना है ना। TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे, TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे। अच्छा एक बात और ध्यान दे लेना है आप लोग को मेरे भाई, 17 को एग्जाम है आपका, 17 को एग्जाम हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाए भगवान, ठीक है। और 17 से एग्जाम होने के बाद में 18 को ही मैंने एक क्लास लगाई है, फिर 19, 20 की 2 दिन की छुट्टी होगी, है ना, फिर 21 से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो रेगुलर में जो भी नए आपके जानने वाले हैं उनको भी आप बता सकते हो, या जो हमको हमारे थ्रू आएंगे, बाकी ऐड वगैरह भी हम करेंगे खूब सारा, तो वो तो होगा ही होगा। मेन मुद्दा ये है कि 18 वाली क्लास, जैसे दिव्यांशु है या जो कोई भी स्टूडेंट है, वो ये सब क्लासेस मिस नहीं करेगा। वो एक 17 का पड़ाव था, वो एग्जाम दे दिया, आगे बढ़ लो।
जब तक के रिजल्ट नहीं आ जाता है आपका कि जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, तब तक के ये नहीं कि आप रिजल्ट आएगा तो फिर से शुरू करेंगे। ये सब लूजर्स की पहचान है, ठीक है। ये लोग एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं कि आप एग्जाम तो दे ही दिया, आप क्या पढ़ेंगे, अब 1-1.5 महीने बाद वो रिजल्ट देगा, 2 महीने बाद, ठीक है, फिर आप फिर से रीस्टार्ट करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। आप रेडी रहो, जब आपका लग जाए ये हो गया। और वैसे भी टूल्स टेक्निक वगैरह पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। जो भी 4-5 लोगों ने थम्स अप किया है, ठीक है, क्लासेस नहीं मिस होनी चाहिए। जब भी क्लास लगेगी आना है आपको, क्लास लेना है, ठीक है। 18 की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास में 1.5-2-2.5 घंटे की जो भी हम पढ़ेंगे उसमें पूरी क्रोमेटोग्राफी जो बच गई है वो कंप्लीट करवा देंगे, है ना। चलिए देखते हैं, उसमें HPLC वगैरह सब पढ़ेंगे हम लोग, GC HPLC ये सब चीजें पढ़ लेंगे। TGF अब देखते हैं रोल ऑफ एब्रेशन इन द सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवे जो भी है ना, उनका एब्रेशन हो रहा है, उनमें एब्रेशन हो रहा है। तो ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट सिग्नलिंग पाथवेज सच एज हेजॉक सिग्नलिंग, अब ये सब क्या होते हैं इनके बारे में भी और अच्छे समझेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी में। बस ये सिग्नलिंग, इसमें कुछ जीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके नाम पे नाम दिया जा रहा है। WNT या TGF बीटा, जैसे TGF बीटा दिया गया है ना, ट्रांसफॉर्मिंग, क्या था भूल गया नाम, ठीक है, रेगुलेटेड सेल, किसी को नाम याद है क्या TGF का? किसी को नाम याद है तो बताए। TGF बीटा सेल फेट, है ना, TGF बीटा, सॉरी, TGF बीटा रेगुलेटेड सेल फेट, है ना, या प्रोलिफरेशन एंड, फिर से पढ़ के देख लेते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट सिग्नलिंग पाथवे सच एज हेजॉक, WNT, TGF बीटा रेगुलेट सेल फेट, है ना। ये सब सिग्नलिंग क्या करते हैं, सेल के फेट को रेगुलेट करती हैं। जैसे सेल फेट को समझ रहा है तो हेजॉक सिग्नलिंग जब समझेंगे तब मजा आएगी इसमें, है ना। या सेल के प्रोलिफरेशन को रेगुलेट कराती है, या सेल के डिफ्रेंसिएशन को रेगुलेट कराती है। और अगर इसका डिसरेगुलेशन हो गया, अगर इसका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, अगर इसका डिसरेगुलेशन हो गया, अगर इसका डिसरेगुलेशन हो गया, है ना, ऑफ दिस पाथवेज, अगर इन पाथवेज का डिसरेगुलेशन हो गया तो ये कैंसर कॉज कर सकती है। अब उसमें से एक बहुत प्यारी सी सिग्नलिंग पढ़ेंगे हम लोग, TGF बीटा की। TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे, TGF बीटा सिग्नलिंग पाथवे क्या है, क्या कहता है, जरा देखते हैं। बोलते हैं TGF बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एक्ट एज अ ट्यूमर सप्रेसर, है ना। अच्छा, ये वो है TGF बीटा जो डुअल रोल प्ले कर रहा था क्या, जब शुरू में मैंने पढ़ाया था आपको? कुछ याद आ रहा है किसी को TGF बीटा का नाम? अभी तक मैंने बतलाया था कि TGF बीटा डुअल रोल प्ले कर रहा है, ऐसे कुछ पाथ बनाया था, है ना। एक तरफ प्रमोशन बनाया था, एक तरफ इनिबिशन बनाया था, ट्यूमर मान लिया, ट्यूमर ही लिखा था इसके अंदर, या कैंसर। और मैंने बोला था TGF बीटा दोनों काम करता है, TGF बीटा दोनों काम करता है ना। TGF बीटा अर्ली समय में ये करता है और लेट स्टेज में ये करने लग जाता है। कितने लोगों को ये वाली बात याद है या याद आ रही है ना। ये वो TGF बीटा है मेरे भाई, ठीक है। तो TGF बीटा के बारे में आज वो दिन आ चुका है कि हम लोग TGF बीटा के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक, है ना, विस्तृत जानकारी ले ले, ठीक है। TGF बीटा की बोल रहा है, TGF बीटा एक्ट एज अ ट्यूमर सप्रेसर बाय इनहिबिटिंग सेल प्रोलिफरेशन, है ना। सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करके ये क्या करता है, TGF बीटा क्या करता है, सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करके क्या करता है, ट्यूमर सप्रेसर की तरह काम करता है ना, इन मोस्ट ऑफ द एपिथेलियल एंड इम्यून सेल्स। कैसे काम करता है देखते हैं। TGF बीटा होगा, है ना, ऐसे ही देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं इसको बाद में, बस थोड़ा सा और रह गया है, ये बनी हुई है फोटो, ठीक है। देखते हैं मेरे भाई क्या चल रहा। अब एक बात ध्यान लगाना है कि ये जो ब्लॉक में लिखा हुआ है उस ब्लॉक को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मेरे हाइलाइटर को पकड़ के चलना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इधर उधर डगमगाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे सिग्नलिंग, ठीक है। ब्लॉक को बिल्कुल नहीं देखना है। बोला जा रहा है कि TGF बीटा है ना, ये ग्रोथ फैक्टर एक है, ये ग्रोथ फैक्टर है TGF बीटा। ये आकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। ये जैसे ही ये रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर हो गया फास्फोराइलेट, रिसेप्टर तुरंत ही हो गया ये क्या, फास्फोराइलेट,
है ना, ये इसका रिसेप्टर जो होता है उसको टाइप 2 रिसेप्टर या TGF बीटा टाइप 2 रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे टाइप 2 लिखा हुआ है, अंदर लैंग्वेज में मैंने TGF बीटा टाइप 2 जानबूझ के लिखा है जिससे आपको याद रहे, टाइप 2 बोलो या TGF बीटा टाइप 2 बोलो, बात एक ही है ना। टाइप 2 रिसेप्टर, उसका आगे रिसेप्टर लिखना जरूरी है। तो रिसेप्टर के साथ ये जाकर के बाइंड हो गया। अब ये जैसे ही रिसेप्टर के साथ जाकर के बाइंड हुआ, इसने क्या किया, टाइप 1 को भी एक्टिवेट कर दिया। टाइप 2 TGF बीटा ने क्या किया, टाइप 2 को एक्टिवेट किया और टाइप 2 ने क्या किया, टाइप 1 को एक्टिवेट किया। तो टाइप 1 देखो फास्फोराइलेट हो गया। टाइप 1 क्या हो रहा है, फास्फोराइलेट हो रहा है। तो टाइप 1 भी एक्टिवेट हो चुका है। टाइप 1 क्या हो रहा है मेरे भाई, फास्फोराइलेट हो रहा है, टाइप 1 एक्टिवेट हो रहा है। टाइप 1 एक्टिवेट हो गया। अब टाइप 1 जैसे ही एक्टिवेट हुआ, उसने क्या किया, यहाँ पर एक एरो ये गलत बना हुआ है, इस एरो को पहले हटा देते हैं हम लोग, ये एक एक्स्ट्रा एरो आया। अब ठीक है, टाइप 1 ने क्या किया, टाइप 1 ने क्या किया है, देखो SMAD3 को, है ना, SMAD3 को, SMAD3 क्या एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसको SMAD3 फास्फोराइलेट करवा दिया। मतलब टाइप 1 ने क्या किया, फास्फोराइलेशन कराया SMAD3 से SMAD3 फास्फोराइलेटेड फॉर्म में। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जैसे फास्फोराइलेट हुआ, देखो इसकी जो भी इसकी स्ट्रक्चर दिख रहा, कन्फर्मेशन दिख रहा, वो चेंज दिख रहा होगा। ऐसे देखो, ये ऐसे ओपन, सॉरी क्लोज दिख रहा है, ये ओपन हो चुका है तुरंत। और SMAD3, अच्छा SMAD3 भी हो सकता है, SMAD2 भी हो सकता है, SMAD2 और 3 दोनों हो सकते हैं। अब एक समय में एक ही दिखाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। मेरे भाई ध्यान लगाना, लैंग्वेज में 2 3 लिखा मिल सकता है, 2 3 लिखा मिल सकता है, 3 2 लिखा मिल सकता है, या बोथ भी लिखा मिल सकता है। तो घबराना, परेशान होना, शर्माना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। SMAD3 आ गया। अब SMAD3 ने क्या किया, SMAD3 ने SMAD4 के साथ मिल करके SMAD3 4 कॉम्प्लेक्स बना लिया। SMAD3 ने SMAD4 के साथ मिल करके SMAD3 4 कॉम्प्लेक्स बन चुका है। SMAD4 के साथ मिल करके क्या बना गया, SMAD3, ये देखिए 3 था, और SMAD4 कॉम्प्लेक्स बन चुका है ये पूरा, ठीक है। ये नॉर्मल चल रहा है, ये सारी कहानी नॉर्मल चल रही है। जो भी ब्लॉक्स में लिखा हुआ उस पर ध्यान भी मत लगाना। फिर से देखते क्या हुआ, फिर से देखते क्या हुआ, और आप सोचो, आप डायग्राम मत देखो, आग बंद करके सोचो मैं क्या बता रहा हूँ। कहीं से ग्रोथ फैक्टर आया जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, वो आकर के अपने सेल सरफेस पे पाए जाने वाले रिसेप्टर के साथ जुड़ गया। रिसेप्टर का नाम था टाइप 2। टाइप 2 तुरंत जग गया, उसने टाइप 1 को जगाया। टाइप 1 ने क्या किया, टाइप 1 ने क्या किया, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाया जा रहा था SMAD, है ना, SMAD2 या SMAD3, उसको फास्फोराइलेट कर दिया। वो जैसे फास्फोराइलेट हुआ, उसने SMAD4 के साथ, है ना, SMAD4 के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये कॉम्प्लेक्स अब रेडी हो चुका है। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज बिकम रेडी टू इंटर इन द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो करके, न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो करके एक्चुअली में अंदर पहुंचना था SMAD4 को। अंदर किसको पहुंचाना था, हमें SMAD4 को, लेकिन SMAD4 अंदर जा नहीं पा रहा था, वो वेट कर रहा था। SMAD4 वो आपकी सहेली है, वो आपका दोस्त है, जो कहीं पे मान लिया जाना है, मान लिया बोला कि मित्र आज मिलते हैं, मॉल में मिलते हैं या कैफे में मिलते हैं। अब वो पहुंच तो गई है, कैफे के बाहर तक पहुंच गई, लेकिन अंदर नहीं जा पा रही। वो चाह रही तुम आ जाओ तभी जाए। तो तुम जैसे आ गई, दोनों हाथ पकड़ के सहेली सहेली अंदर चली गई। ये है कहानी। ये अंदर जाकर के, ये अंदर जाकर के एक जीन है P15, है ना, एक जीन है P15, उसको एक्टिवेट कर देंगे। ये अंदर जाकर के क्या कर रहे हैं, P15 को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये अंदर जाकर के P15 को एक्टिवेट कर देंगे। P15 के एक्टिवेट होने से खूब सारी P15 प्रोटीन बनेगी, है ना। P15 प्रोटीन, इससे पहले क्या आप लोगों ने कभी P15 का नाम सुना? देखो अब कुछ प्रोटीन बार बार नाम आ रहा है, P53 और P15 बहुत बार नाम आ चुका है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, है ना, उसका काम पता होना चाहिए। जैसे माइक्रो आरएनए के हमने कई सारे नाम देखे, वो नाम नहीं पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि माइक्रो आरएनए काम क्या करता है, कैसे करता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल इसकी सिग्नलिंग हो गई, नॉर्मल इसकी सिग्नलिंग हो गई। अब जरा इसका फ्लो चार्ट पढ़ के देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं, फ्लो चार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। फ्लो चार्ट पढ़ेंगे, फिर आप लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे। बोला जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है मेरे भाई, वो आया और टाइप 2 रिसेप्टर के साथ आके जुड़ गया।
टाइप 2 रिसेप्टर ने प्रमोट किया टाइप 1 रिसेप्टर को। टाइप 1 रिसेप्टर ने SMAD2/3 का एक्टिवेशन करा दिया फास्फोराइलेट करके। SMAD2/3 ने क्या किया, 4 के साथ बाइंड कर गया और न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर गया। न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर गया। P15 का एक्सप्रेशन ग्रीन कलर से दिखाया मैंने, और जो एरो है ऊपर की तरफ है, एरो ऊपर है मतलब बढ़ गया है ना, वो बढ़ गया। तो वो P15 का एक्सप्रेशन बढ़ गया। P15 का एक्सप्रेशन जब बढ़ जाता है तो होता क्या है कि CDK4/6 का इनिबिशन हो जाता है। CDK4/6 कहाँ पर यूज होता है, हमने आपको पहले बताया। डायब याद रखने का तरीका, सॉरी देयब याद रखने का तरीका मैंने बताया था। तो साइक्लिन डी के लिए CDK होता है, तो इसका इनिबिशन हो गया, इसका इनिबिशन हो गया, है ना। और इसके अलावा क्या हुआ, रेटिनोब्लास्टोमा एक्टिव हो गया। अच्छा मेरी बात को जरा ध्यान रखो, अब इसका इनिबिशन हो गया, इसी को किनारे लाके बात जरा समझ लेते हैं। होता क्या था, क्या आपको याद आ रहा है कि रेटिनोब्लास्टोमा क्या करता था? क्या आपको याद आ रहा है, रेटिनोब्लास्टोमा क्या करता था? E2F को इनिबिट रखता था, E2F को पकड़ के रखता था। रेटिनोब्लास्टोमा, क्या आपको वो दिन याद आ रहा है कि जब रेटिनोब्लास्टोमा क्या कर रहा था, E2F को पकड़े रहता था, बोलता था जाने तुझे देंगे नहीं, तुझे जाने हम देंगे ही नहीं, ऐसे बोलता रहता था उसको, ऐसे पकड़े रहता था, है ना। ऐसे ये रेटिनोब्लास्टोमा हो गया और ये E2F हो गया, ऐसे पकड़े हुए। और हमने आपको ये भी बताया था कि इस रेटिनोब्लास्टोमा का फास्फोराइलेशन कराया जाता है। तो जब फास्फोराइलेशन, ये रेटिनोब्लास्टोमा जब भी हाइपोफास्फोराइलेटेड या डीफास्फोराइलेटेड अवस्था में होता है तो रेटिनोब्लास्टोमा एक्टिव रहता है। उस समय ये क्या होता है, रेटिनोब्लास्टोमा एक्टिव होता है। व्हेन रेटिनोब्लास्टोमा प्रेजेंट इन इट्स हाइपोफास्फोराइलेटेड या डीफास्फोराइलेटेड फॉर्म, देन इट रिमेन एक्टिव, है ना। अब होता क्या है कि एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आता है 4/6, है ना। वो क्या करता है, वो इसके ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा देता है। जैसे इसके ऊपर फास्फेट ग्रुप लगाता है ना, जैसे इसके ऊपर फास्फेट ग्रुप लगाता है, कभी आपने कोई मूवी भूत वाली देखी होगी, है ना, भूत चुड़ैल वाली, तो तांत्रिक बाबा आते हैं, वो बार बार कुछ पता नहीं क्या मंत्र पढ़ पढ़ करके हवन कुंड में डालते रहते हैं। जैसे जैसे वो हवन कुंड में एक एक बार वो मंत्र पढ़ के डालते रहते हैं, नागिन की, या नागिन नहीं, चुड़ैल की आंखें पलटने लगती है। ये जैसे जैसे इसके ऊपर फास्फेट लगाते चले जाते हैं, इसकी आंखें पलटने लग जाती हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ये रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर पता चला क्या हुआ, पता चला क्या हो गया कि ये जो रेटिनोब्लास्टोमा थी वो ऐसे हो गई। अब भाई आप खुद ही सोचो, ये शेप जो था इसको रोके हुए था, ये शेप तो इसको रोक नहीं पाएगा। ये क्या करेगा, ये तुरंत ही छूट करके बाहर आ जाएगा, ये तुरंत ही छूट करके E2F बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा, और ये बाहर आके क्या करेगा, ये आगे आकर के जीवन से इसकी तरफ एंट्री को हरी झंडी दे देगा, आगे साहब आगे जाओ। ये तो कहानी हो गई रेटिनोब्लास्टोमा की। अब हमने बोला क्या था कि होता क्या है कि ये फास्फोराइलेट कराया गया था इसको इनिबिट करने के लिए, और इसको फास्फोराइलेट कराता कौन है, CDK इसको फास्फोराइलेट कराता है ना, CDK4/6 कराता है। ये तो नॉर्मल कहानी हो गई। फिर से आ जाते हैं, अब होता क्या है कि अब ये कैसे कराता है फिर से देखते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार, है ना। सिग्नलिंग जितनी बार देखो, 1000 बार देखो, अच्छी बात है। TGF बीटा आया, TGF बीटा टाइप 2 के साथ बाइंड किया, टाइप 2 टाइप 1 के साथ एक्टिवेट कराया, टाइप 1 ने SMAD2/3 को एक्टिवेट कराया, SMAD2/3 ने SMAD4 को साथ बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा, P15 के एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया। P15 के एक्सप्रेशन जैसे बढ़ता है, CDK4 क्या होता है, इनिबिट हो जाता है। भाई अब खुद सोचो, अब आगे आप सोचो, अगर CDK4 इनिबिट होगा तो क्या होगा। CDK4 तो सर एक काइनेज था, वो क्या कर रहा होगा, वो काइनेज एक्टिविटीज जो है उसको रोक दे रहा होगा। काइनेज एक्टिविटी अगर रुक जा रही होगी तो क्या होगा मेरे भाई, अगर काइनेज एक्टिविटी उसकी रुकी हुई है तो रेटिनोब्लास्टोमा जो है वो 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 फास्फोराइलेट हो नहीं पाएगा, और रेटिनोब्लास्टोमा एक्टिव रहेगा। वो फिर वही गाना गा रहा है, जाने तुझे देंगे नहीं, देंगे नहीं तुझे जाने, है ना, यही बार बार करेगा। तो रेटिनोब्लास्टोमा रिमेन एक्टिव, है ना, जीवन सेल साइकिल, और जब वो जाने ही नहीं देगा, E2F होगा ही नहीं, तो ये भी जीवन से इसमें इंटर नहीं हो पाएगा। ये हो गई नॉर्मल जीवन। क्या आपको ये बात सबको समझ में आई? तो वो सेल सिग्नलिंग आसान है, बहुत आसान है। सेल सिग्नलिंग आप 4-5 बार करोगे ना, सेल सिग्नलिंग एक वो रास्ता है
जैसे कहीं पर आप घूमने जाते हो तो उसको और सेल सिग्नलिंग को एक जैसा समझ लो। वहां पर कभी आप रास्ते नहीं याद रखते हो, वहां पर करते क्या हो, जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ाते हो आपको कुछ नई चीज दिखती, कहती है हाँ भाई इधर ही से गली थी मुड़नी, है ना, फिर इधर से गली मुड़ रहा था। तो ऐसे होता है, जैसे टीजीएफ बीटा वगैरह है, या और भी आपके कई सारे PIP3, है ना, या डैग IP3 डैग पाथवे जो भी है, ये सब ऐसे हो जाएंगे, ऐसे आपके घर का रास्ता है कि आप और घर के रास्ते में हमें नहीं लगता कि हर मोड़ पर रुकते होगे कि किधर मुड़ना, लेफ्ट राइट, है ना, वो तो आपके मसल मेमोरी में आ चुका है, अपने मन से उधर ही मुड़ते चले जा रहे हो। ऐसे यहाँ पर सिग्नलिंग को इस लहजे से लेके चलना है। और ये होता क्या है कि जैसे आप कहीं किसी नई जगह पे जाते हो, जितनी बार उस रोड पे निकलोगे, 2 4 5 बार, आपका वो रोड का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सिग्नलिंग भी है, बार बार बनाना है। तो बार बार बनाने की शुरुआत आज से करेंगे। 9:06 हुआ है। आप लोग कॉपी पेन उठाइए और एक पहले नॉर्मल जीवन जो इसका है वो पहले लिख करके इसको प्रैक्टिस करके देखिए जल्दी से, 4 मिनट में, या जिसका पहले हो जाए वो थम्स अप करे। लग के काम करना है मेरे भाई, तब होगा। इंद्राक्षी जी स्टार्ट करिए काम करना। जिसका हो जाए पूरा वो थम्स अप करे। ठीक है, शिवानी जी का और निशा जी का हो गया, शिवांगी का भी हो गया, है ना। ये उम्मीद है आपको, खुद से सोचिए, है ना, एक बार 30 सेकंड के लिए खुद से सोचने की भी कोशिश करो। मतलब सिर्फ सोचना है, देखना ही नहीं, नोट्स में देखना नहीं है, ऊपर कहीं दीवार पे देख के बड़बड़ा लो, है ना। ठीक है, तो ये एक सिग्नलिंग हो गई, ये नॉर्मल है, ये तो चल ही रहा है, टीजीएफ बीटा तो चलता है। ठीक है, अब टीजीएफ बीटा को रोकना है तो टीजीएफ बीटा का कोई इनहिबिटर लाओ, तब जीवन से इसमें इंटर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इतना रेगुलेटेड फॉर्म में सेल चलती है, सेल सेल साइकिल चलती है। अब टीजीएफ बीटा क्या करता है, सेल के प्रोलिफरेशन को रोके रहता है या रोकता है ना, रोकता है। अब अगर सेल को प्रोलिफरेट कराना है तो हमें टीजीएफ बीटा को इनहिबिट करना होगा। तो वो सब चीजें धीरे धीरे समझते चले जाएंगे अभी। अब इंड्यूस क्या करेगा, इंड्यूसेस जीवन सेल साइकिल अरेस्ट, जीवन पे सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट फॉर्म में रहे। इंक्रीजेज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन सिंथेसिस, को जम के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन बनती रहे, है ना। इंक्रीज PAI1 विच इनहिबिट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन, है ना। PAI1, अच्छा हम लोग ने पढ़ा था कैंसर के केस में कि ECM का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है ना। ECM का डिग्रेडेशन
ईसीएम का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है इन केस ऑफ कैंसर। लेकिन जब कैंसर नहीं होना है तो खूब सारा ईसीएम की सिंथेसिस करिए और ईसीएम के डिग्रेडेशन को रोक के रखिए। ये कहानी है। ये सब काम टीजीएफ बीटा कराता रहता है। लेकिन मान लिया किसी कारणवश टीजीएफ बीटा का हो गया नुकसान, लॉस हो गया टीजीएफ बीटा, है ना, टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग लॉस हो गई। तो अगर टीजीएफ बीटा में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन इन टीजीएफ बीटा रिसेप्टर, मान लिया रिसेप्टर पे म्यूटेशन हो गया। अब जो रिसेप्टर था, मान लिया रिसेप्टर ऐसा था टीजीएफ बीटा का, है ना, ये रिसेप्टर कैसा था, ऐसा था टीजीएफ बीटा का। और क्या हुआ कि उसके अंदर कैसे हुआ म्यूटेशन, जरा ध्यान दो कैसे हुआ म्यूटेशन। मान लिया टीजीएफ बीटा का जो रिसेप्टर था वो ऐसा था, और इसी पे आकर के कौन बाइंड कर जा रहा था, इसी पे आकर के बढ़िया आराम से, ठीक, ऐसे जो टीजीएफ बीटा है वो आके बाइंड कर जाता था और सिग्नलिंग जो कैस्केड है वो एक्टिव हो जाता था। हुआ क्या कि कोई म्यूटेशन हुआ तो ये जो रिसेप्टर है मेरे भाई, जो ब्राउन कलर से मैंने आपको रिसेप्टर दिखलाया, क्या ये रिसेप्टर प्रोटीन है क्या? हाँ सर, ये तो प्रोटीन होगा कोई। अगर ये प्रोटीन है तो क्या ये किसी एमआरएनए से बना होगा? बिल्कुल सर, ये एमआरएनए से बना होगा। अगर ये एमआरएनए से बना होगा तो मतलब ये किसी डीएनए के टुकड़े या डीएनए के सेगमेंट से ही तो बना होगा। क्या इस सेगमेंट को हम लोग जीन कह दे? जी सर, आप इसको जीन कह दीजिए। मान लिया गया, है ना, मान लिया गया कि इसी जीन में किसी एक न्यूक्लियोटाइड लेवल पे चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया, इसी में कोई म्यूटेशन हो गया। अगर ये म्यूटेशन हो गया, है ना, अगर ये म्यूटेशन हो गया है मेरे भाई, तो हमको ये बतलाओ, अगर यहाँ पर कोई म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या डीएनए का सेगमेंट का सीक्वेंस वही रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्या उससे वही सेम टाइप का एमआरएनए बनेगा? नहीं, कुछ अलग टाइप का बन जाएगा। क्या उससे सेम टाइप की, या तो एमआरएनए बनेगा, है ना, और बनेगा, और हो सकता है कि उससे जो प्रोटीन बने वो बने ही ना, या बनेगी तो सेम टाइप की नहीं बनेगी। अगर सेम टाइप की नहीं बनेगी तो क्या उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर सेम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बहुत प्यारा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। केवल एक कोडान लेवल पे चेंज हुआ, और एक कोडान लेवल पे चेंज हो जाने से, या एक न्यूक्लियोटाइड लेवल पे चेंज हुआ, कोडान भी नहीं बोलना चाहिए, एक सिर्फ न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ जिससे कोडान डिस्टर्ब हो गया, और कोडान जो 6th वाला कोडान था वो डिस्टर्ब हो गया, जिससे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था हीमोग्लोबिन का वही चेंज हो गया, और स्ट्रक्चर चेंज हो जाने से ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिशिएंसी ही खत्म हो गई। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जैसा था वैसा नहीं रह पाया। अब पता चला ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो ऐसे आपको दिख रहा था बढ़िया सुंदर सा कप शेप, अब ये प्रोटीन हो चुका है, पता चला ये ऐसे हो चुका है ना, और ऐसे हो चुका है, ऐसे। अब देखो नजारा, ये प्रोटीन कैसे हो चुका है? ऐसे हो चुका है नजारा। अब देखिए ये ऐसे हो चुका है। अब बताइए क्या इस पे ये जो डबल डमरू चले आ रहे हैं, क्या वो आकर के इस पे बाइंड हो पाएंगे? सर वो तो अब इस पे बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो एक तो तरीका ये हुआ कि अब ये जो येलो कलर का चला आ रहा था वो तो अब इस पे बाइंड हो ही नहीं पाएगा, है ना। इसका रिसेप्टर का शेप तो अलग है ना। किसी एक पेन के कैप को, किसी एक पेन को किसी दूसरे पेन के कैप में इंटर करा रहे, पता चला जा ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों का शेप अलग है ना। अब ये इसके साथ जा रहा है लेकिन फिट नहीं हो पा रहा, तो आगे का कैस्केड भी नहीं हो पा रहा होगा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि जो रिसेप्टर है उसमें म्यूटेशन हो जाए। रिसेप्टर होने का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर का मतलब उसके जीन में म्यूटेशन हो जाए, या आप बीच में आपको स्मैट दिखा था, स्मैट ही तो वो था ना, स्मैट को अंदर जाना था, स्मैट का ही मूड गड़बड़ हो गया। स्मैट कह रहा पता चला रिसेप्टर सही है, टीजीएफ बीटा सही है ना, जो रिसेप्टर है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है सब सही है ना। स्मैट 2, 3 जो है वो भी बन चुका है, लेकिन 4 जो है उसका ही मूड खराब है, वो अंदर जाना ही नहीं चाह रहा है। तो अगर वो अंदर नहीं जाना चाह रहा है तब भी काम नहीं हो पाएगा। तो म्यूटेशन या डिलीशन हो गया स्मैट 4 में, ठीक है। जिससे कारण क्या होगा? लॉस ऑफ टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग, टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग का लॉस हो गया, जिसके कारण अब सेल जो अरेस्ट होती थी जीवन में वो अरेस्ट होगी नहीं। जीवन से धड़ाक से किसमें पहुंचेगी? एस में, है ना, सीधे एस में जाएगी। अब एस में रोक सको तो रोक लो, नहीं तो सेल और आगे भाग जाएगी। और अगर 2-3 बैरियर टूट गए तो फिर अब सेल लगातार चलती रहेगी। सेल का प्रोलिफरेशन रेट जो है वो बढ़ गया, सेल का प्रोलिफरेशन रेट बढ़ गया। अच्छा, हमको ये भी पता था कि जीवन ही वो फेज थी जो सबसे ज्यादा टाइम ले रही थी,
है ना, जीवन ही सबसे ज्यादा टाइम ले रही थी और जीवन वाला बैरियर ही खत्म हो गया, है ना, जीवन से इसमें तुरंत इंटर कर जा रहे हैं, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ट्यूमर हो जाएगा। नोट, SMAD4 जो है इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर को रोकने वाला जीन है ना, ये नोट करके लिख देते हैं, लेकिन आप इस नोट को अगर आप सोच लोगे तो आपको लगेगा तो नॉर्मल सी बात है, इसको कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी नहीं है। अब बोला क्या गया, देखा गया कि अगर हमने SMAD4 का डिलीशन करा दिया, अगर SMAD4 का डिलीशन कराते हैं तो होता क्या है, पेनक्रियाटिक कैंसर देखने को मिलता है, या पेनक्रियाटिक कैंसर में देखा गया है कि उसमें SPAD4 नहीं बन रहा होता है। लेकिन अगर कोलन कैंसर का हम लोग बात करते हैं तो कोलन कैंसर में क्या देखने को मिलता है, TGF बीटा रिसेप्टर में म्यूटेशन मिलता है। रेटिनोब्लास्टोमा के केस में क्या मिलता है, लॉस ऑफ फंक्शनल TGF बीटा रिसेप्टर, वहां पर भी TGF बीटा का म्यूटेशन देखने को मिलता है। बोला जा रहा है दीज सेल्स बिकम अनरिस्पॉन्सिव टू TGF बीटा मीडिएटेड ग्रोथ इनिबिशन, है ना, ये सेल्स क्या हो जाती हैं जिनमें ऐसा जैसा जिनमें ये दशाएं मिल जाती हैं देखने को, उन सेल में क्या हो जाता है, TGF, अब देखो ये सब फर्जी की बातें लिखी हुई है, खाली याद रखना कि SMAD4 जो होता है वो पेनक्रियाज में, TGF बीटा जो होता है वो कोलन कैंसर करती हैं, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है ना। अब ये तो वैसे पता है कि ना ये सेल्स क्या हो जाती है, TGF बीटा मीडिएटेड ग्रोथ इनिबिशन को नहीं कर पाती है, तो ऊपर से पता ही चल गया है ना। बोला, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, बोला गया कि अर्ली कैंसर जो होता है वहां पर TGF बीटा जो होती है वो एज अ ट्यूमर सप्रेसर की तरह काम करता है, लेकिन जैसे जैसे लेट कैंसर होता है, कैंसर आगे बढ़ता है, वहां पर TGF बीटा क्या होता है, अब इसी का एक्सप्रेशन जो होता है क्या करता है, इन्वेजन या मेटास्टेसिस को भी प्रमोट करने लग जाता है, इसी के इन्वेजन से एक्सप्रेशन से क्या होने लगता है, मेटास्टेसिस प्रमोट होने लग जाती है। अदर इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवे क्या है, जैसे कि WNT पाथवे क्या है ना, वो APC म्यूटेशन कराता है ना, APC म्यूटेशन, बीटा कैटेनिन एक्टिवेशन, इस तरह से कहानी करके मेजर कैंसर एसोसिएशन है ना। बेसल कार्सिनोमा किसमें होता है, हेजॉक सिग्नलिंग में, हेजॉक पाथवे में, है ना, नॉच में, और TGF बीटा जो अभी हमने आपको दिखाया, तो सबके काम करने का तरीका यहाँ पे लिखा गया है। इस तरह से ये जो है आपका कैंसर वाला चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। पूरी तरह से तो कभी भी किसी चैप्टर को कंप्लीट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उतना जितना डिजायरेबल है, उम्मीद है इसमें से क्वेश्चंस आएंगे तो आप करने लायक हो जाओगे, है ना। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इसकी आपको दम लगा के खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लगभग 22-23 पेज का चैप्टर ये बना हम लोगों का, लेकिन आपको इस 23 को मैक्सिमम 3 पेज में लेके आ जाना है, ठीक है, बस 3 पेजेस में कंक्लूड करके रखना है ना, 3 पेजेस में कंक्लूड करके रख देना है, ठीक है। जैसे इतने कोई अगर हम लोग बोले कि TGF बीटा सिग्नलिंग 1 पेज 2 पेज, है ना, 2 पेज और ये 3 पेज, 3 पेज की ये मान लिया TGF बीटा थी, तो आपको खाली ये पाथवे याद कर लेना है, बस पाथवे आपको याद हो जाएगा, पाथवे जैसे आपको याद हो जाएगा, बस इसी को नॉर्मल पाथवे है, और अगर डिस्टर्ब हो गया उसी में आप स्टार बना लेना SMAD के ऊपर, कि SMAD में डिस्टर्ब हुआ तब जाके कैंसर होगा, या TGF बीटा जो रिसेप्टर्स है उनमें डिस्टर्बेंस हुआ तब जाके कैंसर हो जाएगा। तो ये एक कहानी हो गई कंप्लीट, है ना। अब ये कहानी हो चुकी है भैया आप लोगों की क्या कंप्लीट। तो हम लोग कैंसर के टोटल 5 पार्ट्स में कैंसर अपलोडेड है ना, 5 पार्ट 4 पार्ट में 5वीं वीडियो ये और होगी, कैंसर हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि 5 जो अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छे से कैंसर के क्वेश्चंस करने लायक हम लोग हो जाएंगे। तो एक एक करके 1 बाय 1 सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग, अब कब, सैटरडे को मिलेंगे, अभी जाना नहीं है, अभी जाना नहीं है। जिन लोगों को जीवन में कभी भी एग्जाम देना है वो नहीं जाएंगे, वो सुनते रहेंगे अभी थोड़ी देर 10 मिनट मेरी बात को, है ना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है, 18 को शनिवार को, जिसमें हम लोग खूब सारा क्या पढ़ेंगे, आपका क्रोमेटोग्राफी।